ओके, वेलकम बैक. विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन. सो वही है, एक बार आप यू कैन ट्राई, मतलब पॉज करके जस्ट यू ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. अगर नहीं आता है तो यू ट्राई टू सी द सॉल्यूशन. ओके, so first question, yeah, assumption reason question. For the similar condition, the values of convection heat transfer coefficient are more in case of forced convection than in free convection. We know that in the heat transfer coefficient is more for forced convection than heat. So this statement is right. Okay. In case of forced convection system, the movement of fluid is by means of external agency. Yes, this is what भी हम सुपर इम्पोज वेलोसिटी फील्ड बोलते हैं. दैट इज व्हाट दिस इज, राइट. सो सेकेंड, फर्स्ट वन इज ऑल्सो राइट, सेकेंड वन इज ऑल्सो राइट, एंड ए इज आर रीजन इज मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. सो मैथमेटिकली तो हमको पता है, बट अगर इसको लॉजिकली किया जाए तो सो दिस वॉट एवर द रीजन गिवन इज राइट. सो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी आर individually true and R is the correct explanation. Next, the Nusselt number is related to Reynolds number in laminar. Please read the question carefully. In laminar and turbulent flows respectively. अभी कहाँ पे दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ इसने, right? So what is this? So this is Reynolds number to the power 1/2 RE to the power 0.8. Okay, so and 0.8 in case of RE. ओके, सब मेरे को आंसर सेम ही दिख रहा है. सो देर इज इशू विद द रिजोल्यूशन. सो देर इज इशू विद द रिजोल्यूशन, बट हमारे ये इन केस ऑफ वी नो दैट फॉर फ्लैट प्लेट हमारे पता है रेनॉल्ड्स नंबर पे नसेल्ट नंबर इज हाफ. इन केस ऑफ लैमिनार एंड इन केस ऑफ टर्बुलेंट ये कितना आता है 0.8 इन केस ऑफ टर्बुलेंट. ओके, तो इसमें ऑप्शन का कुछ समझ में नहीं आ रहा बिकॉज ऑल द ऑप्शंस आर लुकिंग सेम ओनली. लीव इट. सो वी नो दैट्स कंसेप्ट, राइट. लैमिनार के लिए 0.5 और इसके लिए 0.8. ओके, द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम 100 mm डायमीटर पाइप बोल रहा है. सो कन्वेक्शन में कभी भी क्या बोल रहा है वो एक बार बहुत अच्छे से सुनना है. वो पाइप में पूछ रहे हैं, राइट. 30 डिग्री सेल्सियस है और नसेल्ट नंबर कितना दिया है, थर्मल कंडक्टिव इतना है. देन हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, व्हाट इज योर नसेल्ट नंबर? Nusselt number is equal to HL/K. In case of pipe, it is HD/K. What is your Nusselt number? 25. What is your H? ये हमको निकालना है. What is your diameter? 100 mm दिया हुआ है. Okay, 100 mm is nothing but your 0.1 meter. Okay, so 0.1 meter divided by what is your thermal conductivity? Thermal conductivity उसने दिया हुआ है, it is 0.03. So your H will be 7.5 watt per meter square Kelvin. So correct answer would be A. Okay. Okay, non-dimensional number with given ये. Do you try to answer this? Very simple question. Okay. तो हमको सिर्फ पहले ये देखो, हमारा ग्राशॉफ नंबर किस में आता है? ग्राशॉफ नंबर फोर्स कन्वेक्शन में आता है, फ्री कन्वेक्शन में आता है. तो पहले का आंसर तो 3 है. व्हाट अबाउट फोरियर नंबर? फोरियर नंबर कब आता है? अनस्टेडी में आता है. सो ऐसा कोई ये है क्या जो ए का आंसर? सो ए का आंसर पहले तो यू सी 3. व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ अवेलेबल? ओके 3 है. उसके बाद सी का सॉरी डी का ऑप्शन क्या है? डी इज योर फोरियर नंबर, और फोरियर नंबर का आंसर क्या आना चाहिए? डी इज इक्वल टू टी. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. और बी इज व्हाट? 4. स्टैंडर्ड नंबर आपका फोर्स कन्वेक्शन में आता है और आपका स्क्वायर रूट नंबर आपका मास ट्रांसफर में आता है. सो सी इज द आंसर. B is the answer, sorry. Next, again natural number, natural convection आया, force convection. पहले force convection आया, unsteady conduction with convection at surface, combined है. Okay, Fourier modulus, Prandtl number, Reynolds number, Prandtl number. First you see what is your force convection. Force convection में क्या आता है? Reynolds number आता है, Prandtl number आता है. So पहले का आंसर, A का आंसर should be 2. So D अपने आप मैच हो गया, D is your 3. फोरियर मॉड्यूलस और ये क्या है वो अपने आप मैच हो गया. नाउ नेचुरल कन्वेक्शन में क्या आ रहा है? वी नो दैट नेचुरल कन्वेक्शन में हमारा क्या आता है? रैले नंबर आता है, विच इज नथिंग बट योर ग्राशॉफ नंबर इनटू प्रांटल नंबर. सो बी का आना चाहिए. सो बी शुड बी ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर. वेयर इज ग्राशॉफ नंबर एंड प्रांटल नंबर? सो बी इज 4. सो बी ऐसा कौन सा है? इसमें 4 है. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी. सो बी का ऑप्शन क्या है? 4. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी.
ओके, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में हमारा क्या आता है, बायट नंबर आता है या क्या आता है? सो फर्स्ट इज 5, शेयरवुड नंबर आता है कि नो, इट करस्पॉन्ड्स टू मास ट्रांसफर। तो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में हमारा क्या आता है, बायट नंबर आता है। तो इसका आंसर 3 होना चाहिए। सो ऐसे कितना ऑप्शन अवेलेबल है, 2 ऑप्शन अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू, ये फोर्स कन्वेक्शन में क्या आता है, या यू से डी का डी, यू चेक नेचुरल कन्वेक्शन, नेचुरल कन्वेक्शन इज फॉर ग्राशॉफ नंबर, तो डी का 2 आना चाहिए। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो डी का ये 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन, अगेन सेम क्वेश्चन, ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन उसमें कौन सा आता है? तो ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में हमारा बायोट नंबर आएगा। मास ट्रांसफर में हमारा क्या होगा, शेयरवुड नंबर आएगा। ओके, फोर्स कन्वेक्शन में क्या आएगा आपका, रेनॉल्ड्स नंबर भी आ सकता है, रेनॉल्ड्स नंबर ही आएगा। ओके, और हमारा फ्री कन्वेक्शन में हमारा क्या आ जाएगा, ग्राशॉफ नंबर। तो 3154, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3154, यहाँ पे क्या आ रहा है 31 समथिंग, तो करेक्ट आंसर वुड बी 3154। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन डायमेंशनल नंबर इज यूज्ड फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन? ओके, तो वो जो नंबर होता है, you will confuse with that, this is not Grashof number, in fact that is Rayleigh number. So correct answer would be C. मैंने प्री कनेक्शन में बोला था, we will introduce one number that is known as Rayleigh number, that is Grashof number into Prandtl number. So correct answer is Rayleigh number. In free convection, heat transfer from laminar to turbulent flow is governed by the critical value of, what is the answer? Grashof number नहीं है, Rayleigh number. And what is Rayleigh number? It is Grashof number and Prandtl number. So Reynolds number तो आएगा नहीं. So what is the correct answer? Prandtl number and Grashof number. Next question. Nusselt number is, please be careful about the fully developed turbulent flow in the pipe बोल रहे. Okay? If you remember turbulent flow, और हमारा अगर लैमिनार होता है तो 2 कंडीशन था, 48/11 और 3.6. वो ये नहीं बोल रहा है. तो हमने एक लिखा था RE to the power 0.8, हमने एक इक्वेशन लिखा था, इफ यू रिमेंबर, इज 0.023 RE to the power 0.8 एंड Prandtl number to the power n. सो n इज इक्वल टू 4 था, 0.4 था, और n इज इक्वल टू 0.3 था, राइट? तो ये क्या पूछ रहा है, a मतलब क्या है? सो पहले तो ये 0.5 नहीं है, तो ये करेक्ट, a का ये तो ऑप्शन ही नहीं है. 0.05 मतलब 0.8, सो a इज व्हाट, 0.8. ओके, b इज इक्वल टू व्हाट, this is 0.3 for heating, 0.4 for heating and 0.3 for cooling of fluids. So correct answer would be C. ये गलत है क्योंकि 0.3 हीटिंग में बोला है, 0.3 कूलिंग में है और 0.4 हीटिंग में है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज C. For steady uniform flow through pipes, constant heat flux, ये तो बहुत लैमिनार के लिए पूछ रहा होगा. What is the value of Nusselt number? तो हमारे कांस्टेंट हीट फ्लक्स के लिए वो हमारा ये कितना था, इफ यू रिमेंबर, दैट वाज 48/11 नसेल्ट नंबर हीट फ्लक्स. और अगर आइसोथर्मल या कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर पूछता तो वो वैल्यू क्या होता, 3.66. फॉर फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट फ्लो इन अ पाइप बोल रहे विथ हीटिंग, तो नसेल्ट नंबर विल बी इक्वल टू, तो नसेल्ट नंबर अभी हमने देखा, नसेल्ट नंबर विल बी इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो it is Reynolds number to the power 0.8 and Prandtl number to the power n. और वो क्या बोल रहा है, हीटिंग बोल रहा है, मतलब ये n कितना होना चाहिए, 0.4, n होना चाहिए 0.4. व्हाट इज आंसर, यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको? सो दिस इज योर 0.4. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस. सो नेक्स्ट यू कैन अटेम्प्ट, ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. क्या हो रहा है, से यहाँ पे क्या हो रहा है, किसका कूलिंग हो रहा है, वर्टिकल प्लेट है और हॉरिजॉन्टल प्लेट है. देखो यहाँ से ये क्या होगा, हीट लेगा, और ये क्या होगा, हीट लेगा, उसके कारण हमारा डेंसिटी कम हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर में चला जाए. तो ये अगर हीट ले रहा है, फ्लूइड इज हीटिंग, ये हीट हो रहा है, तो ये प्लेट क्या हो रहा होगा, कूल हो रहा होगा. तो ए का आंसर क्या होना चाहिए, कूल वर्टिकल प्लेट, कूल्ड वर्टिकल प्लेट. और व्हाट अबाउट बी, कूल्ड वर्टिकल. सी ए का आंसर क्या है आपका, ए का आंसर इज 4. तो ऐसा कितना ऑप्शन है, एक और ये. व्हाट अबाउट दिस, इसमें देखो यहाँ से आपका हीट पिकअप होके फिर ऐसा ही है, वो आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, ऐसा मतलब हमारा जो व्हाट इज कॉल्ड फ्लूइड है वो ऐसा फ्लो हो रहा है. तो दिस इज योर हीट पिकिंग, और उसके बाद हमारा डेंसिटी कम होने के बाद फिर ये ऐसा जा रहा है. सो यहाँ पे आपका कूलिंग हो रहा है, तो सी में हमारा कूलिंग हो रहा है. सो कूल्ड, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट, तो सी का 2 होना चाहिए. सो ए का 4 एंड सी का 2. सो करेक्ट आंसर वुड बी ए. ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं छोड़ा तो भी चल जाएगा, लीव इट.
ratio of energy transfer by convection to conduction is known as, we know that this is nothing but your what, Nusselt number. Nusselt number is Q convection divided by Q conduction. Next question. Okay, next question is counter flow, सेंसिबल हीटिंग, पैरेलल फ्लो. नाउ हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन. इवापोरेटर, तो मैंने क्या बोला आपको, इवापोरेटर ये और कंडेंसिंग में जो ये होगा तो हमारा ये जो है, तो दिस विल बी लाइक दिस, मतलब एक जो आपका टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है. ओके, या अब ये सिंपली काउंटर और ये मैच कर लो. काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में क्या होगा, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में, सो फर्स्ट वन इज काउंटर फ्लो, तो हमारा एक इधर जाएगा हीट और दूसरा क्या होगा, एक इधर जाएगा. तो ए का आंसर क्या आना चाहिए, 3. ए का आंसर आना चाहिए 3. और इसके बाद पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर ये क्या है, 4. तो 3 और 4 वाला ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 3 और 4, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज ए. और ये तो हमारा ये इसमें से एक इवापोरेटर होगा, एक कंडेंसर होगा, तो क्योंकि एक का टेम्परेचर क्या है, सेम है. ओके, नेक्स्ट टेम्परेचर. ठीक, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस. सी यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ये कम हुआ, और फिर यहाँ से आपका हीट हो रहा है. ओके, सो दिस इज योर कूलिंग मीडियम. दिस इज नथिंग बट व्हाट, कंडेंसर. देखो वो क्या बोल रहा है, सी द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कर्व इज दिस, रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ट्यूबुलर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर, ट्यूब इन द हीट एक्सचेंजर, बॉयलर और कंडेंसर. इट इज कंडेंसर. रीजन इज यहाँ पे आपका ये जो ये है, यहाँ पे हीट आपका लूज करेगा, उसके कारण ये कंडेंस होगा और टेम्परेचर सेम रहेगा फेस चेंज प्रोसेस होने के कारण. और यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर गेन होगा, राइट, इन द कूलिंग वाटर साइड. ये हमारा कूलिंग वाटर है, ये हमारा लो टेम्परेचर है, कोल्ड फ्लूइड है, उसमें हमारा टेम्परेचर गेन होगा. दिस इज नथिंग बट व्हाट, कंडेंसर. Next, consider the following statement. In a shell and tube heat exchanger, baffles are provided side for the prevent of stagnation of the shell side. ये ऐसा नहीं है, उसके लिए नहीं प्रोवाइड करता है. So it is to improve the heat transfer. This is correct. And to provide the support of the tube. तो ये हमारा हीट एक्सचेंजर हो गया ऐसा, ठीक है. इधर ट्यूब साइड हो गया आपका, यहाँ पे हम ऐसा बैफल डालते हैं. सो ये बैफल जो है सपोर्ट भी देता है और इम्प्रूव द हीट ट्रांसफर, दोनों होगा. सो करेक्ट आंसर इज 2 and 3. सो करेक्ट आंसर इज डी. Assertion reason. It is possible to determine LMTD in the counter flow heat exchanger with equal heat capacity rate. It is not possible. Correct. It is not possible to determine the heat. मतलब ये क्या बोला, काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर में जब डेल्टा T1 हो जाएगा और डेल्टा T2 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये केस में हमारा LMTD मेथड क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा. तब हम GMTD लगाते हैं. तो वो क्या बोला, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द LMTD. सो दैट दिस ऑप्शन इज राइट, करेक्ट. उसके बाद बोला है लेंथ, बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज इनवेरिएंट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर. अगेन दिस इज ऑल्सो राइट, एंड दिस इज वॉट यूर हमारा रिलेट, बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इन द वेरिएशन अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर, बिकॉज द टेम्परेचर डिफरेंस इज इनवेरिएंट, मतलब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द हीट, मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हमारा इसमें हमारा लेंथ के अलॉन्ग क्या होता है, वो सेम ही होता है. दिस डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस डेल्टा टी. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. यस, करेक्ट एक्सप्लेनेशन. डेल्टा T1 और डेल्टा T2 सेम है, इसी के लिए हम वो कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं. सो करेक्ट आंसर वुड बी ए. Next question. A counter flow heat exchanger is thermodynamically more efficient than parallel flow type heat exchanger. हमने ये देखा है. For same thermodynamically efficient कौन होता है? It is counter flow heat exchanger. A counter flow heat exchanger has lower LMTD for the same temperature condition. ऐसा है क्या? Counter flow heat exchanger has lower LMTD? नहीं, हमारा parallel flow heat exchanger has lower LMTD. सो फर्स्ट सेकेंड जो है वो गलत है, पहला वो सही है. सो आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूइड इज कोल्ड फ्रॉम 110 से इसमें गया एंड कोल्ड फ्लूइड फॉर LMTD हीट एक्सचेंजर इज. देखो काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, हॉट फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक कोल्ड हुआ, 110 से लेके 80 डिग्री सेल्सियस तक. और हमारा कोल्ड फ्लूइड कहाँ से कहाँ तक हीट किया, कोल्ड फ्लूइड को हमने हीट किया 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री सेल्सियस तक. तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 50 डिग्री सेल्सियस.
इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस कितना 50 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज व्हाट योर डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2. तो इन दिस केस हमारा LMTD क्या होता है, फेल होता है. एंड देन हाउ डू यू कैलकुलेट द LMTD? इट इज नथिंग बट GMTD. व्हाट इज GMTD? अंडर रूट ऑफ डेल्टा T1 इंटू डेल्टा T2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बोलो उसको, या अंडर रूट ऑफ सॉरी उसको T1 बोलो या T2 बोलो. मतलब क्या, व्हाट इज योर आंसर? करेक्ट आंसर विल बी 50 डिग्री सेल्सियस. सो आंसर विल बी C. The LMTD for counter flow is larger than parallel flow for given temperature at interval. See, LMTD for counter flow is larger. Correct. LMTD for counter flow is larger. The definition of LMTD is same for both. ये भी सही है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो आंसर वुड बी B. The evaporator and condenser for given temperature, the logarithmic mean temperature difference for parallel flow is equal to the that of counter flow, greater than that of counter flow. See, for evaporator and condenser we know that दोनों हमारा क्या होता है, सेम इफेक्टिव होता है, क्योंकि हमने देखा था ना e⁻⁻ हमारा वो इफेक्टिवनेस होता है. अब अगर दोनों सेम इफेक्टिव है तो कोई भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो दोनों के केस में LMTD क्या होगा, सेम होगा. सो इक्वल टू दैट ऑफ काउंटर फ्लो. सो दिस वुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इफेक्टिवनेस क्या है, दोनों का सेम है, बिकॉज ये कंडेंसर फेस चेंज प्रोसेस है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो NTU इज डिफाइंड एज हीट एक्सचेंजर. यू नो दैट NTU इज UA by C minimum. Where is the answer? NTU is the number of transfer unit. Heat exchanger is given by यही है UAC minimum. Next question. A parallel flow gas turbine. Parallel flow. The maximum effectiveness. Parallel flow में हमने देखा है maximum effectiveness कितना हो सकता है. So that is your 50%. उससे ज़्यादा नहीं जा सकते. Next. In a heat exchanger with one fluid evaporating or condensing, the surface area required is list in. अब सोचो किस में हमारा सरफेस एरिया लगेगा. मैं बोला इफेक्टिवनेस दोनों के लिए सेम होगा, तो इफेक्टिवनेस हमारा क्या होगा, सेम होगा, तो हमारा एरिया भी क्या है, LMTD सेम होगा तो एरिया भी सेम होगा. तो सेम इन ऑल केस. व्हाट अबाउट दिस क्रॉस? तो पैरेलल और काउंटर के बीच में आता है कभी, जब हमारा जनरल केस होगा. बट इट इज सिंस इवापोरेटर और कंडेंसर, तो इफेक्टिवनेस तीनों के लिए क्या होगा, सेम. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सेम इन ऑल केस. The equation of the effectiveness e⁻n is valid for the case. ये हमने कब देखा था, जब हमारा कंडेंसर गैस टर्बाइन फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर. ये तो नहीं है, बॉयलर के लिए नहीं होगा, कंडेंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी गैस टर्बाइन फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर के लिए, हमारे लिए दोनों के लिए भी क्या होगा, ये पैरेलल और काउंटर के लिए हम ये लगा सकते हैं. ओके. सो बॉयलर, सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस. नहीं, बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर बोथ पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो. यहाँ पे बॉयलर की जगह इवापोरेटर बोलता तो चल जाता, फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो. अभी गैस टर्बाइन फॉर बोथ पैरेलल फ्लो एंड पैरेलल एंड काउंटर फ्लो. सो दिस वुड बी एन आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिन. अभी फिन में इफ यू रिमेंबर वी यूज टू कैलकुलेट दिस m विच इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ HP K. सब करेक्ट आंसर है. ए का हमारा 3 आना चाहिए. हीट एक्सचेंजर के लिए क्या है, 1 है. ट्रांजिएंट कंडक्शन के लिए हमारा क्या है, ट्रांजिएंट कंडक्शन के लिए हमारा बाइट नंबर है HL/K. सो दिस इज योर 4. एंड इस हेजलर चार्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं. सो दैट इज 2. सो 3142. 3142 है ही नहीं क्या हीट एक्सचेंजर के लिए? व्हाट इज दिस 31, ऐसा कोई है क्या? यस. ओके. ट्रांजिएंट. ओके 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 अंडरस्टूड. ये वाला जो है ना, ये गलत है, इसमें कुछ नहीं. ये वाला यही देखो आप, पहले का आंसर 3 है और 1 है, तो 3 और 1 वाला यही आंसर है. सो करेक्ट आंसर वुड बी 2. ट्रांजिएंट कंडक्शन में बिकॉज ये भी यूज होता है, और ये हमारा HL का है, उससे हम हेजलर चार्ज निकालते हैं. तो हीट एक्सचेंजर विथ हीट ट्रांसफर यूनिट, दिस ओवरऑल कोएफिशिएंट U हैंडल्स 2 फ्लूइड्स. ठीक है. NTU अभी क्या बोला है, व्हाट इज योर NTU, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट. सो NTU इज व्हाट, UA/C मिनिमम. सो करेक्ट आंसर वुड बी D. Effective NTU method is practically used in the thermal design of heat exchanger when your outlet temperature is not known. So correct answer is outlet temperature. जैसे मैंने बोला, अगर 3 पता है तो हमको LMTD यूज़ करना है, नहीं पता है तो हमको ये वाला यूज़ करना है.
In radiative, now let's go to the radiative heat transfer. You see, in radiative heat transfer, a gray surface is one which appears to gray. मैंने आपको बोला था ना, ये ऐसा क्वेश्चन which appears gray to the eye, whose emissivity is independent only. What is the correct answer? हम क्या बोलते हैं? E lambda is equal to what? Constant. तो तभी हम उसको ग्रे बोलते हैं. तो what is the correct answer? So this should be B. हाँ, ये वाला ग्राफ करेक्ट राइट है या रॉन्ग है? तो ये वाला ग्राफ रॉन्ग है, बिकॉज वी नो दैट ये जो हमारा लोकस है ये कैसा शिफ्ट होता है, इधर इधर इधर, मतलब ये ऐसा आया, दूसरा ऐसा आना चाहिए था और तीसरा ऐसा आना चाहिए था, फिर ऐसे आता. ठीक है, सो रॉन्ग है. पहला करेक्ट है तो वो तो आंसर ऑप्शन गलत हो गया. रॉन्ग बिकॉज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड. स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तो कौन सा ये होगा, वो क्या बोलता है, जितना एरिया आपका ये होगा वही आपका टोटल इमिसिव पावर होगा. वो तो किसी भी केस में हो रहा है. सो दैट इज नॉट, बिकॉज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ इज नॉट सेटिस्फाइड. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस. क्योंकि आपका वेन्स डिस्प्लेसमेंट ये क्या बोला है, ऐसा लाइन आएगा, मतलब ऐसा आपका इक्वेशन आएगा, बट हमारा एक्चुअल वेन्स डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता है. सो ये जो ग्राफ है ये ऐसे बनते हैं. ओके, सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. फ्रैक्शन ऑफ रेडिएटिव हीट ट्रांसफर इन द surface and striking the other surface is called as what? View factor, or you say it as a shape factor. The heat transfer at high temperature is dominated by radiation rather than convection. Yes, correct. At high temperature पे हमारा radiation जो dominate होगा. Why? The reason is देखो, radiation depends on the fourth power of the temperature, while the convection depends on the unit power relationship. तो पहला भी statement right है, दूसरा भी statement right है, और A जो है वो correct explanation. Next question. ओके, ब्लैक बॉडी है, ग्रे बॉडी है. तो पहले तो देखो ब्लैक बॉडी है, मतलब सी पहले ये देखो ग्रे बॉडी क्या है, ग्रे बॉडी इट इज़ नॉट डिपेंड. तो पहले का बी का आंसर 1 आना चाहिए. ऐसा कितना ऑप्शन है जिसमें बी का आंसर 1 आता है? ओके, ये है, ए है. और फिर डी का देखो, डी का आंसर क्या है? डिफ्यूज सरफेस क्या होता है? इंटेंसिटी शुड बी सेम इन ऑल डायरेक्शन. वही तो होता है, हमारा इमिसिविटी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए. तो फोर्थ क्या है? सो दिस शुड बी फोर्थ. तो डी का फोर्थ वाला कौन सा है? सो दिस विल बी करेक्ट आंसर. नहीं बराबर क्या? सो बी का 1, यस बी का 1 एंड डी का 4. सो करेक्ट आंसर इज डी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सी अभी ये थोड़ा सा मैं आपको ये करना भूल गया. सो ये वाला जो है जनरली मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको. ये देखो हमारा ये ब्लैक बॉडी इमिसिविटी है. सो दिस इज योर ब्लैक बॉडी. सो यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 है, और ये मैं यहाँ पे इमिसिविटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ये निकाला. ओके, और ये हमारा ग्रे बॉडी है, और उसका जो ये होता है ये अगर हमारा रियल बॉडी होता है. सो जो हमारा ग्रे बॉडी का ये है इमिसिविटी के लिए मैंने निकाला अभी, इमिसिविटी के लिए. वैसे ही आई कैन राइट दिस एज अ, ये हमारा इसके लिए लिया मैं. अगर वैसा ही क्या कर सकता हूँ मैं, हमारा इमिसिव पावर के लिए निकाल सकता हूँ. तो इसके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं? इमिसिव मोनोक्रोमेटिक मतलब ई बी लेमडा के लिए ब्लैक बॉडी का जो ये होगा आपका ऐसा कर्व आएगा. उसके बाद ग्रे बॉडी का होगा, ब्लैक बॉडी के नीचे आएगा. सो दिस इज़ ब्लैक बॉडी, दिस इज़ योर ग्रे बॉडी, और जो हमारा रियल बॉडी का है वो ऐसे आएगा. ओके, सो दिस इज़ योर इमिसिविटी. ओके, इमिसिविटी लेस देन 1 फॉर दिस इज़ फॉर ग्रे बॉडी, बट वो कांस्टेंट रहेगा, और रियल बॉडी का हमेशा ये होगा, और इमिसिव पावर ऐसा होगा. तो जो ए है वो हमारा ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर होगा. ए इज फॉर सिलेक्टिव इमिटर, ए इज फॉर सिलेक्टिव इमिटर, ए इज फॉर ओके, एंड बी इज फॉर ग्रे बॉडी, एंड सी इज फॉर ब्लैक बॉडी. नहीं, सी जो है वो हमारा रियल बॉडी का है, बी इज फॉर योर ग्रे बॉडी. ओके, सो व्हाट यू डू इज ए इज फॉर ग्रे बॉडी, नहीं, A is for selective emitter, A is for selective emitter. See, option D, A is for black body. So this is your black body. और ये हमारा जो कांस्टेंट है वो ग्रे बॉडी के लिए, और ये हमारा रियल बॉडी है. ओके, सो A is for black body, B is for grey body, and C is for selective emitter. So correct answer would be D. The temperature of the solid is this, then the emissive power changes. So emissive power क्या होता है? Emissive power will be proportional to what? T to the power 4. मैंने आपको ही बोला था आपको टेम्परेचर केल्विन में लेना है. तो आपको 600 मतलब कितना? 900 केल्विन डिवाइडेड बाय 27 मतलब कितना? 300 केल्विन टू द पावर 4. ओके,
so that will be E2 by E1. तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 81. So what is the correct answer? So correct answer would be heat transfer. Try to attempt this heat transfer through solid. ठीक है, तो हमारे लिए हमको कौन सा लॉ इंपॉर्टेंट होता है, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. हीट ट्रांसफर फ्रॉम फ्लूइड, तो इसके लिए एक लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. हीट ट्रांसफर फॉर बॉइलिंग लिक्विड, ठीक है वो छोड़ दो. हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन द सेपरेट स्पेस, तो ये क्या होता है, रेडिएशन. तो 4 2 3 1 4 2 है ही नहीं सॉरी 2 4 3 1 2 4 3 1. सो करेक्ट आंसर वुड बी दिस वन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सो पहले स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ इज 4. ऐसे कितने ऑप्शन है, 1 और 2. 1 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बी है या 1 है या 5 है. 1 क्या है, 1 इज दिस एंड 5 इज KA लिखा है, सो दिस इज रॉन्ग. सो करेक्ट आंसर वुड बी डी. ये तो इसमें पूरा आपका हीट ट्रांसफर ही कवर हो गया, आपको ये सब तीनों चारों लॉ पता है. दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, व्हाट इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ थर्मल रेडिएशन फ्रॉम विच ऑल इक्वेशन ऑफ द रेडिएशन कैन बी डिराइव. वी हैव सीन दैट ये वेन्स ये इतना सारा PhD लेके गया था, तो वो किससे लेके गया था, प्लैंक्स इक्वेशन से लेके गया था. तो वेन्स और ये स्टीफन बोल्ट्जमैन वो उसी से आया. तो बेसिक इक्वेशन इज प्लैंक्स इक्वेशन. द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन, okay, the wavelength of the body radiation depends on the area of the surface, nature of the wavelength. किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बस, बाकी किसी पे डिपेंड नहीं करता है. रेडिएशन हीट ट्रांसफर, रेडिएशन हीट ट्रांसफर के लिए आपका क्या है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, स्ट्रेंथ, सो इट इज 2. कंडक्शन हीट ट्रांसफर के लिए क्या है, फोरियर नंबर है या फोरियर लॉ है. ट्रांजिएंट हीट फ्लो के लिए आपका फोरियर नंबर है, और हीट कंडक्शन के लिए आपका ये क्या है, 3 है. और फोर्स कन्वेक्शन के लिए आपका क्या नंबर होता है, स्टैंडर्ड नंबर होता है. इट इज 2 3 4 1 2 3 4 1. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर फॉर 2 इनफाइनाइट पैरेलल सरफेसेस सेपरेटेड बाय द ये डिफरेंट. तो क्या बोल रहा है, ऐसा 2 प्लेट्स है जिसका इनफाइनाइट लेंथ है, तो इसमें शेप फैक्टर कितना आता है, डिफरेंस आपका D से हमारा ये होता है. तो उस केस में हमारा शेप फैक्टर है वो 1 होता है. तो जो भी जितना भी रेडिएशन यहाँ से निकलेगा पूरा का पूरा इस पे जाएगा, या जितना भी रेडिएशन यहाँ से निकलेगा वो इसका पूरा का पूरा हमारा जो हीट ये है रेडिएशन है वो यहाँ पे आके गिरेगा. सो इन दैट केस हमारा जो शेप फैक्टर होता है वो 1 होता है. नाउ यू ट्राई टू कैलकुलेट द रेडिएटिंग हीट सर्फेस इज 6 है और ये है, द शेप फैक्टर इज 0.1, 1/2 दिया हुआ है और 2/1 निकालना. सो रेसिप्रोसिटी थ्योरम निकालो, A1 F1/2 will be equal to what, A2 F2/1. what is A1, A1 is 6. what is F1/2 दिया हुआ है, it is 0.1. what is A2, A2 बोला है 4 है, राइट. और F2/1 निकालना है. सो what is your F2/1, it is 0.15. what is your answer, the correct answer is B. Next question, very good question. what is the shape factor of the hemispherical body placed on the flat surface with respect to itself. मतलब क्या बोल रहा है, तो अगर ये हेमिस्फीयर है ऐसा रखा हुआ है, ओके, सो दिस इज योर 1 and this is your 2. so what he is saying is shape factor of 1. अच्छा पहले ये देखो बता, ये हमारा ये वाला सरफेस है, क्या ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा क्या, अगर कॉन्वेक्स सरफेस होता तो 0, कॉन्वेक्स सरफेस होता तो 0 होता, बट ये अभी ऐसा नहीं है. मतलब क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है इधर से रेडिएशन निकला इधर को फॉल हो गया, इधर से रेडिएशन निकला तो इधर को फॉल किया. सो दिस इज योर 1 और 2. वो व्हाट ही इज आस्किंग इज व्हाट इज शेप फैक्टर ऑफ हेमिस्फीयर ऑन इटसेल्फ, मतलब F2/2 पूछ रहे हो. सो विल ट्राई टू कैलकुलेट व्हाट इज F2/2. तो पहले तो ये लिखो, यहाँ पे इमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, तो 1 and 2. what is 1 and 2, okay. so this is your 1. what is 1/1, 1/1 is 0, क्योंकि ये वाला फ्लैट सरफेस है, इधर से आपका जो भी जाएगा, दिस इज योर डिस्क, तो ये हमारा रेडियस R है, ओके. तो 1 and 2 कितना हो जाएगा, 1. तो और अभी ये कितना आ जाएगा, सो यू नीड टू फाइंड आउट रेसिप्रोसिटी थ्योरम लिखा, A1 F1/2 इज इक्वल टू A2 F2/1. A1 कितना है, A1 इज व्हाट,
यहाँ पे जो हमारा इसका डिस्क का एरिया है वो दैट इज पाई आर स्क्वायर. F1/2 कितना है 1. व्हाट इज A2? हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, टोटल स्फीयर का एरिया 4 पाई स्क्वायर, तो इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर. तो F211 कितना आएगा, सो F211, तो यहाँ से F211 क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, दैट इज 1/2. मतलब क्या 0.5, तो ये 0.5, तो ये भी कितना 0.5. सो F212 कितना आएगा 0.5. सो करेक्ट आंसर वुड बी सी. ओके नेक्स्ट, हीट एक्सचेंजर में हमारा क्या होता है, हीट एक्सचेंजर में हमारा इफेक्टिवनेस आता है. ओके टर्बुलेंट छोड़ दो, फ्री कन्वेक्शन में देखो. ओके व्यू फैक्टर कहाँ पे आता है, डी का 1 आता है. सो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2 और 1, 2 और 1, यस 2 और 1 वाला एक ऑप्शन है. सो करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट रेडिएशन हीट ट्रांसफर, इसमें कौन सा लॉ यूज होता है, सो दैट इज एक्चुअली यहाँ पे व्यू फैक्टर आता है. कंडक्शन हीट ट्रांसफर, फोर्स कन्वेक्शन. कंडक्शन में हमारा फोरियर लॉ आता है, फोर्स कन्वेक्शन में इट इज स्टैंटन नंबर, ट्रांजिएंट में हमारा कौन सा आता है, बायट नंबर आता है 2341. 2341 करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसका अभी हमको ये निकालना है. तो हमको पता है इन केस ऑफ पैरेलल हमारा दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट होगा, तो उस केस में हमारा ये जो क्या होता है, सो दिस इज योर इक्विवेलेंट. ये तो मैंने बोला ना जो भी फैक्टर आता है इट इज 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1. ओके सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज योर ये. तो पहला इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट होगा तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए. इसका आंसर 2. ऐसा कितना ऑप्शन है, ये है और ये है. ओके व्हाट अबाउट बी, सी आपको बोला था कंप्लीट बॉडी इनक्लोज इन द बॉडी, बट बॉडी 1 इज वेरी स्मॉल. एक लास्ट वाला केस जो दिखा था जिसमें बॉडी बहुत स्मॉल थी और आपको बोला था उसमें के इक्विवेलेंट किसका आना चाहिए, सो उसका हमने देखा था जो अंदर वाली बॉडी होती है उसका आता है, तो 1. सो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1. सो 2 और 1 वाला कौन सा ऑप्शन है, 2 और 1 वाला, सो एक ही ऐसा ऑप्शन है, सो दैट आंसर वुड बी सी. Next, what is the equivalent emissivity for radiation between small body and very large inclusion? मतलब कौन सा वाला, सबसे लास्ट वाला केस, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है हमारा ε1 जो स्मॉल बॉडी का इमिसिविटी है. तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. ओके सो हीट एक्सचेंजर बिटवीन अगेन स्मॉल बॉडी एंड हैविंग इमिसिविटी एप्सिलॉन एंड एरिया इज ये. ठीक है, व्हाट इज द अजम्पशन फॉर दिस इक्वेशन, इसमें हमारा ऐसा कोई अजम्पशन नहीं, ε2 इज ये और ये ऐसा कुछ नहीं. A1 इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू A2, सो दिस इज योर अजम्पशन. तभी हम वो वाला जो दूसरा वाला टर्म है वो निग्लेक्ट कर सकते हैं ना. सो स्मॉल बॉडी इज अ सेंटर, ये भी कोई जरूर नहीं है. सो A1 इज, सो करेक्ट आंसर इज सी. For the radiation between two infinite parallel plates, the emissivity ε1 and ε2. What is the following expression for the emissivity factor? We know that this emissivity factor is nothing but this. Last question. So I think this is done. Okay, so that's it for practice set. Now hope you are able to solve the questions. Now we will take a last thing, that is MCQs. मतलब जो लास्ट ईयर में हमारा मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो आए थे क्वेश्चन, दैट विल ट्राई टू आंसर इट. तो अभी आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे अभी हम क्वेश्चन लेंगे और जस्ट यू पॉज द स्क्रीन एंड ट्राई टू आंसर. जो हमने कौन से पढ़ा है उसके बेसिस पे आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, और कितने % बना देते यू जस्ट क्रॉस चेक इट, राइट. ओके, थैंक यू.